हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डी नोबली क्लासेस पर। मैं पवन पांडे। आज आपको मैं बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसे कहा जाता है नर्वस सिस्टम। तो थोड़ा नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। क्या होता है आपका नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हमारे शरीर में जितना जो जैविक प्रक्रियाएं होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जितने आपके शरीर के अंदर होते हैं, जितने आपके शरीर के अंदर जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, इस प्रक्रिया को कंट्रोल करने वाला जो आपका सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। जैसे कि आपके शरीर में उल्टी होना, शरीर से उल्टी हो जाता है, आपके शरीर में दर्द का महसूस होता है, ये सब महसूस कराने का काम आपका जो होता है नर्वस सिस्टम का ही होता है। लेकिन कैसे होता है यही चीज़ आपको जानना है। तो हमारे शरीर में जितना जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, इन प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम होता है वो आपका शरीर में सिस्टम को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ये जो नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों, ये 3 टाइप का होता है। आपका जो नर्वस सिस्टम होता है ये 3 टाइप का होता है। हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है 3 टाइप का होता है और ये तीनों टाइप का नाम होता है। सबसे फर्स्ट टाइप को आप बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम ANS। तीनों टाइप का नाम होता है जिसे हम बोलते हैं, एक का नाम होता है CNS, एक का नाम होता है आपका PNS और एक का नाम होता है आपका ANS। ये 3 टाइप का आपका नर्वस सिस्टम होता है। और इस तीनों टाइप का अगर इसका शॉर्ट नेम के बाद इसका फुल फॉर्म जाना जाए तो CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जबकि PNS का फुल फॉर्म होता है, जबकि PNS का जब फुल फॉर्म होता है दोस्तों, PNS का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जब हमारा PNS का फुल फॉर्म कोई पूछे तो आपको बताना होगा। नर्वस सिस्टम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में भी बताएंगे। ANS को बोलते हैं ऑटोनोमस, ऑटोनोमस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। इसको हिंदी में अगर कोई पूछे कि ANS का फुल फॉर्म क्या होता है तो सबसे पहले ANS का फुल फॉर्म में होता है, ANS का फुल फॉर्म ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जबकि आपका PNS का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसी को हिंदी में यदि सेंट्रल का नाम पूछेंगे आपका हिंदी में तो इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसे बोलते हैं हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। जबकि आपका PNS का जो फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे हिंदी में बोला जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसे बोला जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। जबकि ऑटोनोमस का जो होता है हिंदी नाम इसका होता है, जिसको कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसे बोलते हैं हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब दोस्तों जानते हैं जो हमारा सबसे ब्रेन होता है, ब्रेन हमारा मिडिल पार्ट में होता है। तो ब्रेन मिडिल पार्ट यानी आपका जो ब्रेन होता है केंद्र में होता है। तो इस जो और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, इसमें 2 अंग आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको 2 अंग पढ़ना होता है। एक अंग का नाम होता है आपका ब्रेन आता है। ब्रेन जो होता है नर्वस सिस्टम के किस तंत्र में आता है तो हमारा CNS के हिस्सा में आता है। जबकि एक दूसरा होता है, इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। एक होता है दोस्तों आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जु। इसको बोलते हैं मेरु रज्जु। और मेरु रज्जु जो होता है हमारा दूसरा दिमाग होता है। दिमाग आपका दूसरा, शरीर का दूसरा दिमाग बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड को। तो CNS में आपका ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्वेश्चन यदि कोई पूछ दे कि हमारा जो CNS होता है कितने अंगों से मिलकर बना होता है तो 2 बना होता है। जैसे एक होता है आपका ब्रेन और एक होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, आपका CNS बनता है। उसके बाद हमें सबसे पहले पढ़ना होता है ये CNS और उसके बाद हम PNS पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ANS पढ़ेंगे। और जब आपको CNS पढ़ाया जाएगा तो CNS में सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले आपको ब्रेन के बारे में जानना होता है कि क्या हमारा ब्रेन होता है। चलिए तो दोस्तों हम जब अपना नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम 3 टाइप में होता है, CNS, PNS, ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और सबसे पहले जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो हम CNS के बारे में पढ़ते हैं। और जब आपको CNS पढ़ाया जाएगा तो CNS में सबसे पहला हमारा ब्रेन होता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है, क्योंकि ब्रेन हमारा सबसे बीच सेंटर में होता है और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है रीढ़ के हड्डी के अंदर, वो भी सेंटर में ही होता है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है तो अपना ब्रेन के बारे में आपको पढ़ना है। तो एक हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले हमारा ब्रेन क्या होता है। सबसे पहले हम एक ब्रेन के बारे में जानेंगे। तो हमें अपना ब्रेन पढ़ना है, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन। अपना हेडिंग डालना ह्यूमन ब्रेन।
अब ये ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, इसके बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है। यदि आप ब्रेन के बारे में एकदम फुल डिटेल अध्ययन करते हैं या ब्रेन के रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं तो बायोलॉजी का एक ब्रांच बनता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजी, इसे हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। यदि कोई व्यक्ति अगर न्यूरोलॉजी का पढ़ाई कर रहा है तो वो स्पेशल ब्रेन का डॉक्टर बन सकता है, उसी को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। और जो ब्रेन का डॉक्टर होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो जो इंसान न्यूरोलॉजी पढ़ता है उसे न्यूरोलॉजी का डॉक्टर यानी मस्तिष्क का अपना डॉक्टर बन जाता है। तो मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। और मस्तिष्क के बारे में कुछ हमने फैक्ट सीखेंगे। क्या होता है मस्तिष्क के बारे में फैक्ट, तो सबसे पहले पूछता है कि मस्तिष्क का स्थान कहाँ होता है। मस्तिष्क का स्थान जो हमारा कहाँ होता है, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो हमारा जो मस्तिष्क होता है कपाल के नीचे होता है, हम लोग इसे कपाड़ बोलते हैं देहाती लैंग्वेज में, बट ये होता है आपका कपाल। तो हमारा मस्तिष्क कहाँ होता है, आपका कपाल के नीचे होता है। कपाल के नीचे हमारा क्या होता है, ब्रेन स्थित होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोक्रेनियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोक्रेनियम। बिलोक्रेनियम में होता है आपका क्या, मस्तिष्क होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहीं से पूछता है, एक नंबर स्थान लोकेशन पूछता है। दूसरा आपका ब्रेन के बारे में क्या फैक्ट पूछता है कि जो हमारा ब्रेन होता है, आपका जो ब्रेन होता है, इस क्रेनियम में कितने हड्डी होते हैं। तो जो हमारा कपाल होता है, कपाल में 8 हड्डी होते हैं, कपाल में 8 हड्डियाँ होती है, कपाल में जो होती है 8 हड्डियाँ होती है। तो हमारा जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम कितने हड्डियों से मिलकर बना होता है, तो आपका जो ये कपाल है, ये कपाल हमारा 8 हड्डी से मिलकर बना होता है। आप कभी यहाँ छुइएगा तो ये आपका क्या है, कठोर पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ये कपाल है और ये कपाल में क्या होते हैं, 8 हड्डी होते हैं। आपके शरीर में जिस अंग में हड्डी होता है वो चीज़ आपका मजबूत होता है, इसलिए यहाँ कपाल जो है आपका ये मजबूत कठोर होता है, क्योंकि यहाँ पे कितने हड्डी होते हैं, 8 हड्डियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपसे पूछा जाएगा स्थान के बाद। उसके बाद आपसे पूछता है क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट में कि जो कपाल होता है, इस कपाल में कितने ब्लड पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर में जो कपाल होता है, हर एक हमारा जो खून बनता है हड्डी के खाली स्थान में, और कपाल में भी 8 हड्डियाँ होती हैं, तो ये भी खून बनाएंगे। तो कपाल में जो ब्लड होते हैं, ब्लड की मात्रा 1 से 1.5 लीटर तक होती है। 1 से 1.5 लीटर तक ब्लड कहाँ पाया जाता है, आपका कपाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मानव मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का वजन यदि एग्जैक्ट अगर मेल में पूछा जाए तो मेल में जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1400 से 1450 ग्राम होते हैं, ठीक है, यही। लेकिन जब फीमेल में पूछा जाए तो फीमेल में जो मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1350 ग्राम होते हैं। अब ये नहीं कि इनमें 1300 है, इनमें 1400 है तो इनका मस्तिष्क ज़्यादा काम करेगा, लड़कियों का मस्तिष्क कम काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। बस वजन कम है, बाकी हर एक चीज़ उनका सेम होता है। हम जितना सोच सकते हैं उतना ही लड़की भी सोच सकती है, हर एक पावर सेम होता है, बस केवल वजन में अंतर होता है, बाकी सेम होता है। लेकिन यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि जो छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा में मस्तिष्क का वजन कितना होना चाहिए। तो जो छोटा बच्चा होता है उनका मस्तिष्क का वजन जो होता है 250 से 300 ग्राम होते हैं। 250 से 300 ग्राम जो होते हैं छोटे बच्चे का वजन होता है मस्तिष्क का। अब ये जैसे जैसे एडल्ट होंगे इनका मस्तिष्क का वजन यदि मेल रहेंगे तो 1400 से 1450 ग्राम पे आकर रोक जाते हैं, जबकि ये फीमेल रहेंगे तो 1300 से 1350 ग्राम पर आकर ये वजन रुक जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आपको क्या, चलिए छोटा बच्चा में मस्तिष्क का वजन हो गया 250 से 350 ग्राम हो गया। तो मेल फीमेल एंड छोटा बच्चा में वजन पूछ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दुनिया में जैसे माना जाता है कि मानव का सबसे विकसित दिमाग पाया जाता है, लेकिन मानव के बाद सबसे ज़्यादा विकसित दिमाग किसका होता है, तो एक मछली होता है जिसका नाम होता है डॉल्फिन। हम लोग के बाद सबसे ज़्यादा विकसित दिमाग जो होता है उसी का होता है, डॉल्फिन मछली का होता है, ठीक है। तो हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा विकसित होता है, और उसके बाद जो विकसित दिमाग होता है हमारा एक डॉल्फिन मछली है जो कि स्तनधारी मछली कहलाती है, और उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा दिमाग हम लोग के बाद विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डॉल्फिन के बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो एक बात आपको बताते हैं, जो भगवान है आपको 100% दिमाग दिए हैं यूज करने के लिए, आपको यूज करने के लिए 100% मस्तिष्क दिया गया है, लेकिन आजकल का इंसान जो है, आजकल इंसान अभी 2 से 3% ही दिमाग यूज कर सकता है। जो साइंटिस्ट जो होते थे, साइंटिस्ट
साइंटिस्ट हमेशा 4 से 5% तक यूज़ किए हैं, और जो 4 से 5% तक यूज़ किए हैं साइंटिस्ट, उनका ब्रेन हैमरेज, दिमाग से प्रॉब्लम होकर ब्रेन हैमरेज हो जाते हैं। तो जितना जो अभी तक 100% आपको दिमाग मिलता है, लेकिन आप यूज़ 2 से 3 ही % करते हैं यूज़, ज़्यादा यूज आप दिमाग का नहीं कर सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका ब्रेन हैमरेज जैसे बीमारी हो भी सकता है और आप मर भी सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि आपके शरीर में जो होता है, आपका जो मस्तिष्क होता है, आपका दिमाग में डेली जो होता है 70 से 80 हज़ार डाउट आते हैं। 70 से 80 हज़ार आपके अंदर थॉट आते हैं एक दिन में 24 घंटा के अंदर। 24 घंटा में आपके अंदर 70 से 80 हज़ार जो डाउट आते हैं, इस थॉट में आपका 90% जो थॉट आता है, 90% जो विचार आपका आता है, यह विचार आपके अंदर निगेटिव आता है। जो आप 70 से 80 हज़ार सोचते हैं, आप सुबह से लेकर रात तक सोने तक में बहुत सारी चीज़ सोचते हैं, उसमें वैज्ञानिक ने पता लगाया कि जितना जो इंसान होते हैं वो एक दिन में 24 घंटा में 70 से 80 हज़ार क्या होते हैं थॉट उनके मन में आते हैं, लेकिन वो 90% जो थॉट होते हैं वो निगेटिव होते हैं, और मात्र 10% ही थॉट जो होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव पाए जाते हैं। ये आपका वैज्ञानिक आंकड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क को कैसा अंग कहा जाता है। तो हमारा जो मस्तिष्क होता है, इसको कैसा अंग कहा जाता है, तो हमारे मस्तिष्क को वसीय अंग कहा जाता है। वसीय अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम 3 चीज़, न्यूट्रिएंट्स में हम 3 चीज़ खाते हैं। एक आप फैट खाते हैं, एक प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलता है आपको फैट से मिलता है, और फैट से एनर्जी मिलता है, और दिमाग हमारा 24 घंटा काम करता है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आपको देगा उसी को मस्तिष्क पकड़ता है, इसलिए हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा फैट को लेता है, इसलिए हमारे दिमाग को वसीय अंग कहा जाता है। ठीक है, और इसलिए ये पोषक तत्व के रूप में आपके दिमाग में मौजूद होते हैं, ये पोषक तत्व के रूप में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि हमारे मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा कौन सा पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो कौन पाया जाता है, वसा यानी वसीय अम्ल यानी फैट आपका पाया जाता है। वसीय अंग आपका क्या होता है, मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा खनिज तत्व कौन सा पाया जाता है, तो खनिज तत्व जो होता है आपके मस्तिष्क में एक सोडियम जो होता है खनिज तत्व आपके मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सोडियम इसलिए पाया जाता है कि हाँ, आपका जो मस्तिष्क होता है, न्यूरॉन सेल होता है, वो एक दूसरे से गैपिंग होता है, और जितना जो सूचना पहुंचाना होता है, इस गैपिंग को सूचना पहुंचाने का काम आपका सोडियम करता है। तो सोडियम आपका सबसे ज़्यादा खनिज तत्व होता है। अब किसी को कभी कदाल होता है कि ज़्यादा पसीना हो गया या ज़्यादा गर्मी से पसीना चलता है, तो उसको क्या होता है कि चक्कर आ जाता है, उसको क्या होता है चक्कर में वो बोल नहीं सकता है, बेहोशी टाइप पे हो जाता है। तो उसके अंदर क्या चीज़ का कमी हो जाता है, सोडियम का कमी हो जाता है। तब उस इंसान को नमक चीनी पानी मिलाकर पिलाया जाता है, और बढ़िया से उसको पसीना का इलाज, पसीना ज़्यादा भी चलना आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन को तो सबसे पहले हमारा कपाल था, कपाल के अंदर 8 हड्डी था, ये सब सुरक्षित रखा होता है। लेकिन जब ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर एक झिल्ली होता है, एक झिल्ली होता है जिसका नाम होता है मेनिंजिस। एक नाम होता है मेनिंजिस झिल्ली होता है, और ये मेनिंजिस झिल्ली क्या करता है कि ब्रेन को सुरक्षित रखता है। आप जितना जो मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, झिल्ली का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखना। तो ब्रेन को सुरक्षित रखने वाला जो झिल्ली होता है उसे हम कहते हैं मेनिंजिस झिल्ली। और ये मेनिंजिस झिल्ली क्या करता है, अगर इस मेनिंजिस में कोई भी अगर इन्फेक्शन हो गया, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया से, वायरस से, या तो इसमें चोट लग जाता है और ये फूल जाता है, तो इससे एक रोग हो जाता है जिसे हम बोल देते हैं मेनिंजाइटिस रोग। इसे क्या बोल देते हैं हम, मेनिंजाइटिस रोग बोलते हैं। तो मेनिंजाइटिस रोग कब होता है, जब कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया या चोट लग गया और ये मेनिंजिस फूल जाता है, तो इस रोग को हम कह देते हैं मेनिंजाइटिस रोग कह दिया जाता है।